स्टार्ट। ओके। मेरा नाम इजहार शेख है। एसकेएफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट मैंने बनाई है और दिस रिपोर्ट इज सोनली फॉर स्टडी डिस्क्लेमर पर दे दो, डिस्क्लेमर दे दो। दिस रिपोर्ट इज सोनली फॉर स्टडी पर्पस एंड नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी. ओके, बढ़ो आगे। तो सर, एसकेएफ इंडिया बेसिकली एक फॉरेन कंपनी का आर्म है जो इंडिया में 1965 से बिजनेस कर रहा है, जो 1965 में इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था. जिसका पेरेंट कंपनी है वो एपीएसकेएफ कंपनी है, जो स्वेडिश कंपनी है. वो खुद उस 1907 से बेरिंग्स में और ऑटो कंपोनेंट्स या इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, सील्स, लुब्रिकेंट सिस्टम में इसमें डील करती है. इंडिया में इसके ऑलमोस्ट 12 ऑफिसेस है और 1700 प्रोफेशनल इसके लिए काम करते हैं. ये जो सर प्रीवियस डाटा है और अभी और बढ़ गए हैं इसमें ऑलमोस्ट. तो इसके बिजनेस सेगमेंट पे जाते हैं. इसका बिजनेस सेगमेंट का इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑलमोस्ट 50% इसका रेवेन्यू जनरेट करता है और ऑटोमोटिव सेक्टर 40% जनरेट करता है और एक्सपोर्ट सेक्टर 8 to 10% के रेंज में रहता है. इसके मेनली 3 प्लांट है. वैसे तो ओवरऑल मेजर 3 प्लांट है, वैसे 6 प्लांट ऑलमोस्ट है इसके, जैसे पुणे, बेंगलुरु, हरिद्वार, अहमदाबाद और मैसूर. इसमें जो पुणे प्लांट है उसमें वो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इस पूरा इसका जो पूरा प्रोडक्शन है उसका 50% टोटल प्रोडक्शन पुणे प्लांट से होता है. और फिर दूसरा प्लांट है इसका बेंगलुरु में, जो ऑटोमोटिव सेगमेंट और लुब्रिकेंट्स में बनाता है, जो लिंकन ब्रांड, एक और इसका ब्रांड है लिंकन होम्स करके ऐसा कुछ, उसमें लिंकन हेलियोस, उसके अंडर ये लुब्रिकेंट्स इसके बनाता टोटल एम्प्लॉय जो है 44,000 एम्प्लॉय इसके पास में। है. तो सर वो ऊपर टोटल और ग्लोबली एम्प्लॉयज की बात करें. नहीं, सिर्फ इंडिया के अंदर इसके 44,000 एम्प्लॉय है इसके अंदर। ये के नीचे लिखता है देखो। सर ये एबीएफ एसकेएफ इंडिया की बात कर रहे हो, एबीएसकेएफ की बात कर रहे हैं, स्वेडिश बेयरिंग कंपनी. उसके टोटल अच्छा, 44,000 है. तो हाँ. इस ओके, वो ये जो एसकेप जो है ना, ये पूरा एक ही ब्रांड है ना, ये पूरा उनका? हाँ सर, ठीक एसकेएफ है. एसकेएफ इंडिया में प्रोफेशनल 1700 है और 3000 के करीब ऐसा लेबर है है। जो ओके। फैक्ट्री में काम करते हैं. तो वो ऐसा 3000 के करीब है. ओवरऑल पूरे अच्छा वर्ल्ड में 44,000 है. जी, ओके, ठीक, बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये इसका बेंगलुरु प्लांट हो गया ऑटोमोटिव का. और एक अहमदाबाद प्लांट है, वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में प्रोडक्शन करता है. हरिद्वार अच्छा प्लांट ऑटोमोटिव सेगमेंट में प्रोडक्शन करता है और मैसूर स्पेसिफिकली लुब्रिकेंट्स में. अच्छा। ठीक. तो और दूसरी चीज़ का फिर इसका प्रोडक्शन का 95% इसका ऑटोमोटिव प्रोडक्शन है. ऑटोमोटिव के सेक्टर में जो यूज होने वाले इसके प्रोडक्ट्स है वो 95% लोकली प्रोड्यूस करता है. अच्छा। और 35% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 35% है, बाकी का इंपोर्ट करवाता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में. और इसका मेनली जो स्टील जो यूज होता है इसके प्रोडक्शन के लिए, वो 80% सर इसका खुद के पेरेंट कंपनी से लेता है. एसकेएफ के, जो एसकेएफ अच्छा। खुद स्टील बनाती है वो खुद यूज करती है अपने प्लांट्स में, बेरिंग्स वगैरह और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है टोटल इसके, उसमें यूज करने के लिए 80% इसका खुद से यूज करता है, 20% आउटसोर्स आउटसोर्स करता है. भी करते हैं, आउटसोर्स हाँ भी करते आउटसोर्स. हैं वो। हाँ सर, आउटसोर्स हर्षा भी करते हैं 20%. जी, हर्षा इंजीनियरिंग हो गया, फिर एक और दूसरे आरबीसी दो बेरिंग तीन है है। सर, जय कृष्ण एनआरबी बेरिंग बेरिंग है. है। जी जी, उनके पास आरबीसी सब बेरिंग, आउट। आरबीसी बेरिंग. जी, आरबीसी बेरिंग से इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव दोनों करता है. जय कृष्ण से भी इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव दोनों भी उससे आउटसोर्स करता है. बड़ो बड़ो आगे और बढ़ो। सर जी, हाँ जी, बोलो। तो सर फिर इसके मार्केट शेयर की बात करेंगे तो इसके मेनली 2 कॉम्पिटिटर है, शेफलर इंडिया और टिमकेन इंडिया. तो शेफलर जी, और ऐसा वैसा एसकेएफ तो में. इसकी जो सेफलर इंडिया है, टिमकीन है, एनआरबी बेरिंग है, टाटा बेरिंग है, हाँ सर, ये सब है. लेकिन मेनन बेरिंग है। मेनन इसके बेरिंग जो भी है. इसके जो मेन ब्रांड जो है इसके अंदर, तो मेन ब्रांड सेफलर इंडिया और टिमकीन है। मेजर दो ही है कॉम्पिटिटर इसके दोनों है, मेजर दो ही है कॉम्पिटिटर. बस, बरोबर हाँ. बरोबर। तो शेफलर और एसकेएफ में दोनों में ऐसा मतलब
कंपटीशन चलता रहता है। वो 15 से 20% कभी उसका होता है, 15 से 20% कभी उसका होता है मार्केट शेयर। तो मतलब ऐसे बरोबर. बोल नहीं सकते कि टॉप वन पे कौन है, दोनों भी है, टॉप हाँ, वन हाँ. टॉप टू चलता बिल्कुल. रहता है। थर्ड पे टिमकेन बरोबर. इंडिया है। तो पूरे शेफलर इंडिया। एक्चुअल में शेफलर इंडिया का जो उसका यूज होते बेरिंग्स जहाँ पर जी वो ऑटोमोटिव के अंदर यूज होते शेफलर इंडिया के. जी और जी। ज्यादातर वो जो महंगी जो गाड़ी है ब्रांड वाली वो ब्रांड वाली। गाड़ियों के अंदर उसके उसके बेरिंग यूज होते हैं चैप्टर। शेफलर इंडिया के. जी जी। जी. जैसा फार्मूला 1, 2, 3 जो रहते ना अच्छा अच्छा, इसके हाँ। अंदर उसके शेफलर इंडिया के बेरिंग यूज होती है. ठीक है, बढ़ो आगे. और सर टिमकेन इंडिया ऑलमोस्ट 10 से 15% इसका ऐसा शेयर है। तो ओके. ऑलमोस्ट 45% मार्केट शेयर इन तीनों के पास है इंडिया में। बरोबर. अब बाकी का जो बचा हुआ है दूसरे कंपनीज के पास है। हाँ. तो और है इसके उसके पास. प्रोडक्ट सेगमेंट के वाइज बात करेंगे तो रोलिंग बेयरिंग्स एसकेएफ इंडिया का 25 to 28% मार्केट शेयर रोलिंग बेयरिंग्स इसका है एसकेएफ इंडिया का। और ऑटोमोटिव बेयरिंग्स का 18 से 22%। और इंडस्ट्रियल अच्छा. बेयरिंग्स का 20 से 25%। ये ओके. सेक्टर वाइज, मतलब प्रोडक्ट वाइज ऐसा सेगमेंट का मार्केट शेयर है इसका। अच्छा. जी। और इसका क्लाइंट प्रोफाइल बात करें तो मेजर इंडिया की टॉप कंपनी जिसकी क्लाइंट है, टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, महिंद्रा हो गया। और इंडियन रेलवेज भी इसका अच्छा खासा कस्टमर है, अच्छा बड़ा कस्टमर बिल्कुल. है। इस अभी वंदे हाँ. भारत। जो अब अभी जैसा जो इसके अंदर जो ये आया था बूम आया था रेलवे के अंदर जी तो जी। उसके अंदर इनको भी सेफलर इंडिया हो गया तमकीन हो गया या इसको हो गया ये हम्म। तीनों को भी अच्छा बूम मिला था उसके अंदर. जी सर। क्योंकि हाँ जितना प्रोडक्शन होता उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे थे सारे कंपनियां मिलके. हम्म। जी. बढ़ो तो आगे. अभी रेलवे में भी जैसे वंदे भारत के भी जैसे ऑर्डर है, तो इसके पास भी उसका अच्छा खासा ऑर्डर है रेलवे बिल्कुल. सेक्टर का। और फिर ओके. इसके बाद सर इसके रिसेंट कॉर्पोरेट एक्शन जो है, जैसे हाँ. अभी तो ये तो ऑलमोस्ट डीमर्जर इसका हो गया है। कंपनीज अलग अनाउंस अलग हुआ बन है बन नहीं सर, दो कंप्लीट हो गया डीमर्जर इसका। कंप्लीट हो गया डेट फाइनल हो गया उसका. डेट फाइनल हो गया, लिस्टिंग नवंबर में है अभी 2025। उन्होंने कंप्लीट शायद ओके. मार्च 2025 में ही कर लिया था। बाकी प्रोसेस अच्छा. थोड़ा बहुत जो चल रहा था, और लिस्टिंग नवंबर में प्लान कर रहे हैं। जिसमें बरोबर. से इसमें इसमें इनका एबीएसकेएफ जो पेरेंट कंपनी है इसका 45% स्टेक था। तो उन्होंने आपस में जो दूसरी पेरेंट कंपनी एसकेएफ यूके उसका शेयर लेके इसका पूरा पूरा स्टेक 53% पे कर लिया है। तो मतलब इसमें ये हुआ है कि सर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बड़े बड़े नहीं है, आपस में इन्होंने शेयर करके चेंज किया। अच्छा. और तो और इसका जो डीमर्जर हुआ है, तो इन एसकेएफ एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल अलग सेगमेंट बना है ना, तो इसका एक एक इक्विटी शेयर एसकेएफ इंडिया के शेयर होल्डर्स अभी को मिलेगा। इसके इसके जो लास्ट डेट है ना 15/10/2025 का है लास्ट डेट इसका. ये 15 तारीख लास्ट डेट है. डी मर्जर के हम्म अंदर अगर मर्जर के अंदर कोई हम्म पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको मतलब चौदह हम्म। तारीख के पहले उसको स्टॉक स्टॉक बाई करना पड़ेगा उसको. जी जी। जी. फिर वो लिस्टिंग के टाइम पे उसको हर इक्विटी शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर मिलेगा पूरा पूरा। बिल्कुल. 1:1 का रेशो है उसका. 1:1। मतलब अगर तुम्हारे पास में 100 शेयर रहेंगे तो तो सौ तुम्हारे को शेयर उसके मिलेगा। दूसरे कंपनी के 100 मिल जाएंगे. तो इसके जी अंदर सर। उन्होंने अलग अलग कौन सा क्या किए उन्होंने इंडस्ट्रियल एसके अलग कर दे। इंडस्ट्री अलग कर दी और ऑटो सेगमेंट को अलग कर दिया. बरोबर. अब ऐसा दोनों भी अलग अलग अपने अपने सेगमेंट पे फोकस करेंगे। इससे प्रोडक्शन बरोबर. और इफेक्ट पड़ेगा कि हम अपना अपना सेगमेंट पे फोकस करेंगे तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, ऐसा उनका व्यू है। बरोबर. फिर सर बरोबर. और आगे सर बढ़ो. डिविडेंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा देती है, कभी कभी 300 रुपये भी आते हैं इनका में डिविडेंड। तो एक अलग जी. चीज़ होगी। और सर अभी इन्होंने रिसेंट एक मैनेजमेंट में शैलेश कुमार सर को अक्टूबर 1 से ही अपॉइंट किया है एसकेएफ इंडिया को, एसकेएफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको थर्टी ओके. टू ईयर्स का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है। तो एक अच्छे अच्छा. लीडर है। तो वो अब उसको 5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसको लीड करेंगे एसकेएफ इंडिया को। अच्छा. जी सर। तो ये हो गया सर इसका रिसेंट कॉर्पोरेट एक्शन। सर एक्सपांशन प्लान्स भी है इसमें कि आपको 1460 करोड़ 1460 करोड़ के करीब करीब एक्सपांशन का प्लानिंग सोच रहे हैं, जिसमें से अच्छा. 800 से 950 करोड़
टोटली इंडस्ट्रियल सेगमेंट में यूज करने वाले हैं। मतलब एक फैसिलिटी प्लांट बनेगा इनका पुणे में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसमें से अच्छा 400-500 करोड़ उधर यूज होगा प्लांट बनने में, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम करेगा। और इंडस्ट्रियल ओके सेगमेंट में प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर रॉ मटेरियल के लिए 400-500 करोड़ रुपए यूज करने वाले हैं। ऐसा टोटल 800 से 950 करोड़ का इंडस्ट्रियल सेगमेंट में यूज करने वाले हैं। बरोबर। और मतलब अभी जो बाकी का अगर अपन ऐसा ऐसा समझे कि वे जो कैपेक्स हो रहा है वो इंडस्ट्री सेगमेंट में कैपेक्स कैपेक्स हो रहा है उनका भी, अपन 800 ये से समझ 950 सकते हैं। करोड़ का। जी सर। मतलब जैसा जैसा दो सेगमेंट है उनके, ऑटो और इंडस्ट्री है ना, तो हम्म। समझ लो कि अभी जो कैपेक्स हो रहा है वो इंडस्ट्री सेगमेंट में हो रहा है। सर ये मतलब 800 उसका से उनका 950 करोड़ बस। जी जी बाकी चार बरोबर। सौ 410 से 510 करोड़ ये ऑटोमोटिव में भी होने वाला है। जी जी ओके। तो ये 400 से 510 करोड़ जो है वो बेंगलुरु और हरिद्वार फैसिलिटी पे यूज करने वाले प्लांट पे। और ये दोनों ओके फैसिलिटी प्लांट इनके ऑटोमोटिव पे काम करते हैं। तो इनका अच्छा प्लान ये है कि हरिद्वार प्लांट की कैपेसिटी 50% से इंक्रीज करने वाले हैं, और बेंगलुरु प्लांट की कैपेसिटी 10% से इंक्रीज करने वाले हैं। अच्छा तो ये इनका एक्सपांशन प्लान है। तो और अभी सर मैक्रो फैक्टर या इंडस्ट्री फैक्टर देखेंगे तो इंडिया की बेरिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 7% के सीएजीआर से इंक्रीज करने का ऐसा, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल सेगमेंट 7% के सीएजीआर से एनुअली ग्रो अभी करने का जैसा टारगेट है। जैसा जैसा ऑटो सेक्टर के अंदर जो भी हुआ, अभी के जीएसटी कट हुआ है जिसके अंदर हाँ, ऑटो एक सेक्टर के अंदर, जीएसटी का एक बहुत बड़ा तो फैक्टर है। हाँ, ऑटो के अंदर अभी अगर बूम आया तो साजिक बात है कि वो बेरिंग के अंदर भी आएगा। बेरिंग के अंदर भी आएंगे जी, बिल्कुल। जी बरोबर। तो एक जीएसटी तो फैक्टर भी है जनरल बहुत बड़ा। एक दूसरे से तो लगे रहते हैं ना वो दोनों दोनों हाँ बिल्कुल चीजें। बिल्कुल सर, हैंड इन जी हैंड जाते हैं दोनों भी। बिल्कुल। तो ये एक जीएसटी वाला पार्ट आपने बोल दिया। और एक जो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डिकेड में, नेक्स्ट 10 साल में हाँ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब लोग गांव से शहर में आना, ऐसा मतलब अर्बन सिटीज में सेटल होने के लिए वो 50% क्रॉस करने वाला है। मतलब अगले 10 साल में इंडिया का 50% से ज्यादा लोग मेजर अच्छी सिटीज में रहेंगे, मेट्रो वो सिटीज शहरी बोल लो या भागों में फिर। आ जाएंगे बरोबर। हाँ ऐसा। तो इस जी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसकी वजह से ऑटोमोटिव सेक्टर भी डेवलप होगा, क्योंकि लोगों को गाड़ियाँ मतलब ट्रैवल करने और इसके करने और रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली है, मतलब ओवरऑल बिल्कुल ग्रो होने वाली है। तो इसमें ये इनका बेनिफिट होगा कि इनको इंडस्ट्रियल सेगमेंट और ऑटोमोटिव सेक्टर में दोनों में ग्रोथ के चांसेस मिलने वाले हैं। एक मैक्रो फैक्टर इंडिया के तौर पे। अब वैसे अगर इंडिया को एक देखा जाए तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 या 33 तक के नंबर एकदम भूल गया मैं, कि थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बनने का टारगेट एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल बरोबर। 7.3 ट्रिलियन का। तो एक अच्छा एक वो बूस्ट मिलेगा इसको। अच्छा और दूसरा जो गवर्नमेंट की फोकस है मेक इन इंडिया वाले और ईवी की तरफ जो लोग जा रहे हैं, तो इसके वजह से भी इनको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बरोबर। इसमें भी वही सब था, सीमेंट, मेटल, माइनिंग, ये सब सेक्टर्स में इसको अच्छा खासा। और रेलवेज में इसको, और रिन्यूएबल भी एक्सपेक्टेड है कि सर डबल हो जाएगा 2030 से। तो रिन्यूएबल जी सेक्टर में भी इसको। जैसा मैंने इसके अंदर निकाला था ना मेरे पास में, तो हम्म। भारतीय बेरिंग बाजार जो 2023 के अंदर सिर्फ 21,000 करोड़ का था। जी। हाँ 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 सर, वो देखा मैंने। 2,179 करोड़ का था, जो हाँ, अभी 2032 तक वो 6,714 करोड़ का हो जाने के चांसेस है। टारगेट है उसके हाँ अंदर सर। टारगेट जो है उन्होंने जो निकाले टारगेट, कि हम्म भाई हम्म 2032 तक हम्म 6,714 करोड़ तक उसका ये बढ़ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर उसको ये पकड़े सीएजीआर के अंदर पकड़ेंगे तो 13% के सीएजीआर से बढ़ सकता है वो। जी ऐसे बिल्कुल। हाँ। और सर ये। उसके उसके अंदर जो ऑटोमोटिव सेक्टर जो है बेरिंग बाजार के अंदर, वो लगभग 60% की हिस्सेदारी रखता है बेरिंग बाजार के अंदर। और इसके अंदर जो रखता है वो 40% रखता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के मतलब अंदर। जैसा हमारे घर में पंखे चल रहे जो, उसके हम्म। अंदर बेरिंग यूज हो रही है। जी। फिर हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन चल रहा है उसके अंदर बेरिंग यूज हो रहा है। मतलब मिक्सर चल रहा है, तो ये जो भी ऑलमोस्ट चीजें इसके ऑलमोस्ट अंदर हर बेरिंग मशीन में यूज हो रही बेरिंग यूज है। है। हर बेरिंग मशीन को यूज हो देखा रही जाए तो बेरिंग यूज हो रही है, बेरिंग यूज है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिसाब से जो उनका ग्रोथ है, तो वो ये 13%, मतलब ये कोई भी अगर बताता तो कम कम से कम बताता, ज्यादा नहीं बताता। है। जी जी।
ठीक है, हम अगर उसको अगर हम सोचेंगे भी कि आगे चल के फ्यूचर के अंदर इतनी ग्रोथ आ सकती है, तो 13% CAGR मतलब बहुत अच्छा है जी जी। कि ग्रोथ हो सकता है भाई, हर साल साल उसका 13% से ग्रोथ हो सकता है। बढ़िया, आगे बढ़ो। तो ये मैक्रो फैक्टर्स हो गए इसके। अभी मैनेजमेंट इसका जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी वो पता है न्यू मैनेजमेंट जो शैलेश कुमार वो भी अपॉइंट हुए हैं, तो वो भी एक अच्छे लीडर है। तो ये बेसिक उनकी नॉलेज है कि वो पहले एल एन टी कुमाचू में भी काम करे हुए, एल एन टी होडन में काम करे, गोपाल सुब्रमण्यम सर, ये सब उनके डायरेक्टर्स है सर। अच्छा। फिर इससे फंडामेंटल्स में देखा जाए तो इसकी सेल्स में अच्छा कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन अभी 2024-25 में इसके सेल्स का मार्जिन ड्रॉप हो गया था। तो वो तो जो जैसा रेलवे सेक्टर के अंदर हुआ, हम्म। तो वैसा सब जगह पे हुआ था ये मतलब जी जो सर। जो एकदम एकदम अगर कोई चीज के अंदर बूम आता है ना, तो हम्म। साइकिल जो रहता है उसका साइकिल रुकता जरूर। रुकता तो एक जरूर है मैच्योरिटी। वो जी जी, वो साइकिल खत्म हुआ था, अब नया साइकिल जब स्टार्ट होगा, तो नया तो डिमांड। साइकिल जल्दी है, हम्म। मतलब GST की वजह से नया साइकिल जल्दी जी है सर। ना, तो इस हिसाब से हम्म। बढ़ सकता है। ओके, बढ़ो आगे बढ़ो। वैसे तो सर इसकी एबिट मार्जिन स्टेबल है, 13%, चौदह बिल्कुल परसेंट 15% पे रहती है। और ये मार्केट में बियरिंग सेगमेंट में ये अच्छा मार्जिन माना जाता है, 15% एवरेज चलता है। बिल्कुल। और ROC भी अच्छी है, ROE अच्छी है, तो वो हिसाब से तो दोनों बहुत अच्छे हैं अच्छा सर। ही, बहुत अच्छी है उसके हिसाब सर। से तो ओके, बहुत अच्छा है, 20% के ऐसा अगर रॉय। हम अगर बोलेंगे तो वे फास्ट ग्रोथ कंपनी बोल सकते हो तुम उसको। जी सर, बोल सकते हैं। ओके। और ईवी टू एबिटा भी ठीक है सर, एज कम्पेयर टू इसके पीयर्स, जैसे अभी नीचे है शेफलर इंडिया और टिमकेन इंडिया से कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट हर रेशो में थोड़ा उनसे नीचे ही है। बरोबर। ईवी एबिटा भी कम है, पी रेशो भी कम है, इंडस्ट्री पी से कम है, ईवी पी रेशो इसका, मार्केट कैप इसका कम है। और देखा जाए तो वैसे शेफलर इंडिया का मार्केट कैप लीडर है, लेकिन ये एसकेएफ इंडिया इसके मामले में अंडर वैल्यूड अभी बता रहा है शेफलर इंडिया से। और सर ये दोनों तीनों शेयर जो है इसके, शेफलर, एसकेएफ और टिमकेन, ये ऑलमोस्ट सेम सेम पैटर्न में मूव करते हैं। जिनका चार्ट बरोबर। देखेंगे आप तो ये लगभग हाँ, सेम ही तो पैटर्न में मूव मतलब कर। इनके इनके जो मार्केट शेयर जो है ना, वो लगभग एक बरोबरी के अंदर चलते हैं इसके लिए। बिल्कुल। इनके इनके जो मार्केट शेयर जो है, जैसा एसके एसके इंडिया 15% है, तो टिमकिन भी 15% है, और सेपलर भी 15% के ऊपर है। ऑलमोस्ट सिमिलर सर, ऐसा। टोटल 45% इन तीनों का, तो बिल्कुल लगभग बिल्कुल। सिमिलर है। और बिल्कुल। ये ग्रीन वाली लाइन जो सर वो निफ्टी है, वो निफ्टी से इसको हाँ। कंपेयर किया था। ओके, बढ़िया। सर क्वार्टर वन अभी 26 का इसका जो परफॉर्मेंस था, ये आप देखेंगे कि हम्म। क्वार्टर वन में सेल्स का परफॉर्मेंस एकदम स्पाइक हुआ है, अच्छा। अच्छा खासा सेल हुआ है इसका। लेकिन वहीं आपको प्रॉफिट, पीबीटी मार्जिन, पीबीटी और मार्जिन उसके ड्रॉप हुए। इसका रीजन ये है कि इसके डीमर्जर में अच्छा खासा इसको पैसा लगा है, तो उसके वजह से बरोबर। इसका एक्सपेंसेस बढ़ गया है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन गिर गया है, जो अच्छा। एक नेगेटिव बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की एक्सपांशन अभी टेम्परवरी है सोचता है, हाँ वो टेम्पररी, टेम्परवरी बोलेंगे जी। इग्नोर कर कि सकते भाई हैं इस वो चीज को, ओवरऑल कंपनी की वगैरह के वैल्यूएशन हिसाब कम से, पड़ हाँ, रहा उतने उतने टाइम के लिए बोल सकते हो तुम उसको, है। हाँ जी। कि भाई इतने टाइम तो के लिए था ये। ओके। तो ये इसका ये होगा। और बाद में सर फ्यूचर आउटलुक अगर देखा जाए, इसका कंसिस्टेंट सीएजीआर के साथ, मतलब जो कंपेयर किया है मैंने, अ, जो उसका सीएजीआर दिया हुआ था उसके हिसाब से इसको क्या बोलेंगे सर, तो एस्टिमेट किया, प्रोजेक्ट किया है। तो जी, सेल्स ग्रोथ एस्टिमेटेड। इसको हाँ सेल्स ग्रोथ इसको ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के ऊपर जा सकता है 2030 तक। और नेट अभी कितना प्रॉफिट चल इसका रहा है? अभी कितना सेल्स चल से रहा है? 4900 के करीब चल रहा है सर इसका सेल्स, ओके, फोर्टी नाइन मतलब हंड्रेड पाँच करोड़ हजार हाँ, पाँच हजार मतलब करोड़ 5,000, लगभग 5,000 के वो 8,000 तक जा सकता है 2030 तक। जी सर। ओके। और इसका प्रॉफिट 1200 करोड़ के ऊपर जा सकता है। अभी ओके, अभी प्रॉफिट कितना चल चल रहा रहा है? है 500 करोड़ के करीब चल रहा है सर, साढ़े पाँच मतलब सौ करोड़ ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं भाई डबल हो 2030 तक, है ना? सकता है जी सर। ओके। ओके। और ईपीएस से भी एक्सपेक्टेड है सर कि वो 250 तक की जाएगा, स्टेबल यही आउटलुक अपन एक्सपेक्ट करें तो, अगर कुछ जी। ऊपर नीचे नहीं होता है उस तौर पे। और हाँ, पी ग्रोथ भी इसका वो तो ये चीजें तो लगी रहती, मार्केट है, मार्केट के अंदर तो ये चीजें लगी रहेगी। जी। ठीक है, बढ़ो और ये आगे। पी ग्रोथ भी हो, और शेयर प्राइस का भी एस्टिमेटेड टारगेट सर 12,000 के करीब उसका सीएजीआर से कैलकुलेट किया है। अच्छा, अभी तो मतलब अभी मर्जर के बाद में प्राइस भी चेंज हो जाएगी इसकी, जी जी। जैसा जैसा अगर वो अभी कितना चल रहा है, अभी हाल के अंदर 5,000 चल रहा है।
हाँ सर, कितना चल रहा है? 4900 के करीब चल रहा जी, तो वो दो हो जाएंगे, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, मतलब 2500 हो जाएंगे, है, 2500 है ना? करीब, हाँ। हाँ, तो मतलब ये उसमें। 6000 अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। जी। तो और सर इसका स्वॉट एनालिसिस, देन इसके ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड रेपुटेशन है इसका मार्केट में, एसकेएफ इंडिया का। टेक्नोलॉजी और आर एंड डी में सर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, और इसके जो प्लांट में, पुणे प्लांट में सिक्स सिग्मा ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब बहुत रेयर होता है कि इनके बेरिंग्स में डिफेक्ट होता है। बिल्कुल। और इनका चैनल अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, और चैनल में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं अभी, कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूट लॉजिस्टिक चैनल है लोगों तक पहुंचाने का, रिटेलर्स तक या रिटेलर्स तक के, तो उसको भी इम्प्रूव करने, फास्ट करने के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अभी। एक्चुअली और वीक, उसको नॉलेज भी, कंपनी को नॉलेज जो है वो 100 साल का नॉलेज है ना। जी सर, हाँ बहुत पुराना है सर। हाँ, 100 साल का नॉलेज है वो हिसाब से। और पूरे और वर्ल्ड के ग्लोबली अंदर बैठे, हाँ ग्लोबल बैठे ग्लोबली हुए। बैठे हैं बरोबर वो। ठीक हो क्या, वो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं करती कंपनी ज्यादा, है ना? बहुत कम है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। बहुत कम, 10% के आसपास में एक्सपोर्ट करती है, वो हिसाब से ठीक है। जी सर। मतलब वो उसको जो नॉलेज है कंपनी को, वो बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ा जी। नॉलेज है। जी, बढ़ो आगे। और सर वीकनेस इसके हाई वैल्यूएशन है अभी भी, हाँ। बाकी इसके कॉम्पिटिटर से कम प्राइस पे मिल रहा है, उसके वैल्यूएशन ओके। कम है, लेकिन खुद को एज उसकी कंपनी खुद के इससे कंपेयर करे अपनी लेवल पे, तो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अभी भी ऊपर मिल रहा है अभी है। मतलब ऊपर चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा ऊपर चल रहा है, महंगा महंगा चल रहा है, है, प्रीमियम पे महंगा चल चल रहा रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है। है। ओके, ओके। और इसका वीकनेस ये है कि सिर्फ डिपेंडेंसी ऑन इंडिया, इंडिया से मतलब पूरे कस्टमर्स इंडिया में ही है इसके। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा महिंद्रा, जैसे मैंने बोला था, ये उसके टॉप मतलब 5 अगर कस्टमर्स में आते हैं। कि भाई टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है कंपनी को, तुम अगर हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट है, इसको टैरिफ से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बरोबर, बरोबर। लेकिन ये एक वीकनेस में भी आएगा कि इसके जो 60 to 65% रेवेन्यू इसका टॉप 5 कस्टमर से ही आता है इसका। तो हाँ, वो बाकी तो कस्टमर से, हाँ, बाकी कस्टमर से इतना कुछ है नहीं उसका। अपॉर्चुनिटीज बरोबर। जैसे अभी अपन ने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, ईवी है, लोकलाइजेशन, ये सब। और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इसके, अगर ये एक्सपोर्ट करना शुरू करे तो। अच्छा। जैसे अभी 10% पे कर रहे हैं, अगर वो बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगा, या फिर वो अभी ट्रम्प सर की वजह से, टैरिफ की वजह से तो नहीं करे शायद। ओके। और थ्रेड सर इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट के, स्टील की और इसके मटेरियल के कॉस्ट का फ्लक्चुएशन की वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिल्कुल, वो तो वो कमोडिटी के अंदर आ जाता है, तो कमोडिटी के अंदर अगर प्राइस ऊपर फ्लक्चुएशन नीचे हो बहुत रही, तो स्टील प्राइस के अंदर, इसके अंदर भी फर्क पड़ेगा इसके। जी सर। और ये कंपटीशन जी, इसके सेफलर इंडो टीम के इंडिया अच्छे कॉम्पिटिटर है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, जिन्होंने बिल्कुल, सिमिलर मार्केट शेयर होल्ड करके रखे। और इनका बिल्कुल। ब्रांड भी बहुत अच्छा है, इसके लगभग सिमिलर ही है इसके इंडिया के ब्रांड सिमिलर है, रिकॉग्निशन। बरोबर, बरोबर। और इन्वेस्टमेंट व्यू के तौर पर देखा जाए तो इसके प्रो, तो मार्केट लीडर है, कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आपने बोला कि हेल्दी नहीं, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल 30% के करीब है। बिल्कुल। और डेट ऑलमोस्ट कम हो चुका है। और इसके सर रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मैनेजमेंट, जैसे आपने बोला कि बहुत नॉलेजेबल है, तो ये जी। टेक्नोलॉजी पे और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और अच्छा खासा इनको होल्ड है इस चीज़ नई पे, नई केबल नई सेक्टर। नई R&D करके आते हो, नई नई R&D करते हो उसके ऊपर, और जिसके दूसरी अंदर चीज़ जैसा। सर, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। 30 न्यू प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में सर, इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे अभी तक के, लेकिन 30 नए प्रोडक्ट पाइपलाइन में इनके। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा इसका अभी हर्षा इंजीनियरिंग जो है, हर्षा इंजीनियरिंग सिर्फ उसके अंदर का जो फाइबर बनाती है ना, बेरिंग के हम्म, अंदर जो फाइबर लगता है, हर्षा इंजीनियरिंग सिर्फ फाइबर का काम करती है। जी सर। हर्षा इंजीनियरिंग बेरिंग के अंदर का कोई भी स्टील वाला पार्ट नहीं बनाती है। अच्छा, अच्छा। जो बेरिंग के अंदर जो देखो, बॉल जो रहती है ना बेरिंग के अंदर, हम्म, तो हम्म, बॉल को पकड़ने के लिए जो फाइबर लगता है, ऊपर का प्लास्टिक लगता है जो, हाँ, वो कंपोनेंट बना रही है हर्षा इंजीनियरिंग। अच्छा। हाँ, तो वो भी इसको सप्लाई करती है, हर्षा इंजीनियरिंग उसको ये सप्लाई करती है। तो ये उसके ऊपर भी बेयरिंग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो बाहर से जो ले रहे हैं वो बंद कर देंगे, हम बाहर से नहीं लेना। ये बेयरिंग उसके फाइबर ऊपर भी काम। है। जी, जी। बेरिंग के अंदर जो बड़े बड़ी जो गाड़ी रहती है, उसके अंदर फाइबर का एक पार्ट लगता है बेरिंग के अंदर। अच्छा, वो जो कंचे डालने के लिए, गोल सा हाँ, आप जो ये बोल रहे हाँ, हैं। बॉल पकड़ने के लिए उसके, तो वो फाइबर का अच्छा, डाला बेरिंग हुआ केज रहता है उसके अंदर। बोलते हैं। जी, बेरिंग जी, केज वो बोलते फाइबर। हैं।
बेरिंग केज बोलते हैं उसको। देखो उसका, इसके ऊपर चले जाओ तुम अपने उसकी साइट के ऊपर, तो साइट के ऊपर तुम्हारे को फोटो दिख जाएगी उसके, जैसा अभी जाओ। गूगल गूगल कर लो, गूगल के अंदर मिल जाएगी बेरिंग के पार्ट जो है, बॉल हम्म, बेरिंग के। मतलब थोड़ा समझने को अच्छा रहता है उसको, पिक्चर इसके लिए डालने का बोलता हूँ मैं, पिक्चर डाला करो, ठीक है। ओके जी। करो, गूगल करो उसका, इसके ऊपर। टेयरिंग केज जो है वो हम्म। प्लास्टिक होता है कि वो भी लोहे का होता है? लोहे का भी होता है, वो जो क्वालिटी रहती है उसके अंदर, जो जितना ज्यादा हाइट होता है ना, वहां पर कम जी। स्टील डाला जाता है, और जहां पर हिट नहीं होता वहां पे फाइबर डाला जाता है उसके अंदर। ये जो इसके अंदर जो बीच में वाला जो पार्ट है ना, ये ब्लैक ये हाँ, जो मैं बीच में समझ गया दिख रहा है, कि ये 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 बियरिंग केज। ब्लैक दिख रहा है, बेरिंग केज। तो ये जी वही सर। एसकेएफ इंडिया का ही है। तो वो जो फाइबर के अंदर देखो, यहाँ पर ऊपर दिया होगा उसके अंदर। तो ये देखो, ये व्हाइट वाला दिख रहा है, ये ये नीचे नीचे गया, ये वाला एक नंबर के ऊपर देखो, नीचे और नीचे, ये व्हाइट वाला दिख रहा है देखो, और ये नीचे। सर। नहीं, इसके नीचे, इसके नीचे देखो व्हाइट दो दिख रहा है, ये रेड बॉक्स के बाजू वाला। ये वाला कि ये हाँ, ये ओपन कर, ये देखो, एक ये दिख रहा है अपना डीप डीप वर्क, देखो डीप, डीप क्या है वो। डीप ग्रोव। हाँ, वो वाले को ओपन करो। यही तो ओपन है सर। नहीं, इसके बाजू में देखो, इसके ऊपर आओ तुम, जो एस्केप लिखा है उसके 3 नंबर वाला, अच्छा ये हाँ। उसके 3 नंबर वाला, उसके बहुत बाजू में लो, राइट ये साइड वाला में, ना। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। अभी इसके अंदर जो ये बारीक पट्टी दिख रही है, ये स्टील की है, ऐसी फाइबर की पट्टी आती है उसके अंदर। तो वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं वो लोग। वो एस्केप इंडिया भी नहीं बनाता है, टिमकिन भी नहीं बनाता है, और ये भी नहीं बनाता है सेपलर इंडिया। और ये तो सारा ज्यादातर मटेरियल उनका आउटसोर्स है, वो खुद से कुछ भी नहीं बनाते, बहुत कम सिर्फ ब्रांड लेके बैठे हैं वो। बाकी एस्केप इंडिया के खुद के प्रोडक्शन है, और वैसे सेपलर इंडिया के भी खुद के प्रोडक्शन है, पर जो ज्यादातर जो उनके जो पार्ट है अंदर के, वो बाहर से ये करते, आउटसोर्स करते। जैसे ये बड़ा रिंग हो गया गोल वाला, ये दोनों रिंग सेपलर इंडिया नहीं बनाता, वो आउटसोर्स करता है। तो इसके लिए तुम जब हाँ जी, तो इसके ऊपर आ जाओ, अपने स्क्रीनर के ऊपर आ जाओ, तो उसके ऊपर तुम्हारे को दोनों के तीनों के मार्जिन के अंदर फर्क डिफरेंट दिख जाएगा तुम्हारे को। स्क्रीनर के ऊपर तीनों को ओपन कर दो, एस्केप, सेपलर और टिमकिन को, तीनों को ओपन करो। 3 विंडो ओपन कर दो, 3। तो इसके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाओ, इनके ईयर ऑन ईयर के अंदर। जी सर। इसके देखो, इसका ये स्केप इंडिया चौदह का परसेंट 16। 16% चल रहा है। इसका 18% 19% चलता है स्टेपलर का। ओके। हम्म, और इसका और इसका एस्केप भी इंडिया का कितना है? 15-16 के करीब है सर। टेमकिन 19% है। एमकिन ज्यादा है सर, 19-20। हम्म। तो ये इसके अंदर जो है ना, आउटसोर्स के अंदर कैसे बार्गेनिंग होती है ना, जी वो जी। उसको फ्लैक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं। उसको उसको उसके और इनके, इसके टेमकिन इंडिया के सिर्फ अकेला बेरिंग प्रोडक्ट नहीं है, अदर दूसरे प्रोडक्ट भी उसके हैं। जी इसके लिए भी मार्जिन के अंदर, क्योंकि पूरे पूरे वो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करते, वो बेरिंग के ऊपर। वैसा जी सेपलर जी। का भी है, सेपलर भी 100% बेरिंग के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। हम्म। ठीक है। तो हम तो एस्केप की बात करें तो एस्केप के मार्जिन अच्छे है, ठीक है, 15% के आसपास के मार्जिन है। जी जी।
और अगर उसके हम लोग ये देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के अंदर क्या था, क्वार्टरली देख लो उसका, तो क्वार्टरली बढ़ के आया था उसका सेल, बढ़ के आया था, जी पर जी। प्रॉफिट के अंदर गिरावट थी, तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट की वजह थी उसके मार्जिन के डीमर्जर अंदर, का। मतलब डीमर्जर का जो एक्सपेंसेस था उसका वो बढ़ वो जाएगा था उसका, जी। है ना। ठीक है, ओके। अ, इसके अंदर इन्वेस्टर के अंदर आ जाओ, वही वही एस्केप इंडिया के इन्वेस्टर के अंदर आ जाओ नीचे। जी सर, आगे। तो इन्वेस्टर के अंदर ये 52% तो इसके अंदर बैठे हैं पब्लिक, एफ आई प्रमोटर। आई, हम्म। हाँ 52% है। एफ आई आई ने थोड़ा सा कम किया है, डी आई 26% लेके बैठे, और पब्लिक ठीक ही है, मतलब 12-13% के आसपास में पब्लिक है, तो बहुत अच्छा है ये। फिर मुझे अभी ऐसा लगता है कि इसका जो अभी इन्वेस्टमेंट प्लान है, हाँ तो इसको हाँ थोड़ा अभी स्लो कर देगा 1-2 क्वार्टर के लिए। बिल्कुल। क्योंकि प्रोडक्शन स्लो रहेगा तो शायद इसकी वजह से भी शायद ये डीआईज ने भी और एफआईआईज ने भी स्टेक को बेचा है। हाँ, बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ उसके। बैलेंस शीट में सर एक चीज़ मुझे लग रही थी, जैसे सर इसका इन्वेंट्रीज भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। चलो, एक स्टील में अगर फ्लक्चुएट होता है और कमोडिटी में फ्लक्चुएट तो उनको फायदा देगा। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं कंटिन्यूस अच्छा खासा, जिनके पैसे लेने बाकी है। देखिए, अब 5,000 करोड़ के अंदर से अब पूरे इंडिया के अंदर इसके डिस्ट्रीब्यूटर कितने आपने वो निकाले थे? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर इसके कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर 45,000 है इसके डिस्ट्रीब्यूटर, तकरीबन मेरे पैंतालीस। हिसाब से 45,000 पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है इसके। हर हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर तुम्हारे को इसका डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। 45। सर 300 ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है सिर्फ, वही मैं बोल रहा था वो 300 देखा था। बड़े बड़े जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं ना, अच्छा, हाँ हाँ, वो जो रिटेलर सप्लायर छोटे बोलेंगे छोटे, जिसको, हाँ छोटे छोटे वो रिटेलर, मतलब ऐसा मिला के पूरे 45,000 ऐसे आपको कहना है। 45,000, मतलब इनके जो शॉप जो है वो हम्म। तकरीबन 45,000 शॉप के ऊपर इनका प्रोडक्ट मिलता है ओवरऑल इंडिया में। ओवरऑल इंडिया के अंदर। Yes. क्योंकि तुम हर एक छोटे से गांव के अंदर भी स्पेयर पार्ट की दुकान के ऊपर जाएंगे, और वहां हम्म। पर जाके बोलेंगे कि भाई एस्केप की बेरिंग दे मेरे को, तो मिल जाएगी तुम्हारा। अच्छा। इसके लिए वो इंडिया के अंदर ही सेल कर रहा है वो उसका माल, और इंडिया का बाजार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा बाजार है। और सर एक ये नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं, जैसे इंडिया को जुगाड़ करने का बहुत है, तो जैसे जनरली अपने यहाँ यूज्ड बेरिंग भी उसको ग्रीसिंग वगैरह करके यूज करते हैं, तो एक नेगेटिव नहीं पॉइंट बोल तो, सकते हैं ना सर? नहीं वो ऐसा नहीं रहता है कि जी। उसके अंदर जो कुछ टाइम के अंदर एक ये होता है ना कि उसकी लाइफ कितनी है बेरिंग हाँ हाँ, की, उसके तो घट वो जाते हैं। हिसाब से वो, असल में हाँ सर वो हिसाब से बदले जाता है। अभी इसमें क्या जनरली है ना अगर सर, एक हम, हाँ हाँ बोलो नंबर बोलो ऑफ, आगे बोलो। हाँ इसका कुछ, असल में इसमें काम करता हूँ इसके लिए मैं 1 मिनट बोल देता हूँ बेरिंग पे। जी जी तो जी। इस पे क्या होता है ना, नंबर ऑफ आवर होता है। दो तरह की बेरिंग होती है, एक में क्या हम लोग ग्रीस डाल सकते हैं, और एक क्या होता है ना, सील के साथ आता है, जिसको खराब होने बरोबर पे डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है। उस पे ग्रीस नहीं बरोबर डाल सकता। और जिस पे बरोबर ग्रीस भी डालते हैं ना, वो नंबर ऑफ हाँ आवर रनिंग पे होता है। 4,000 5,000 इस पे डालना पड़ता है। तो बरोबर कुछ टाइम के बाद वो भी, एक दो बार 3 बार डालने के बाद फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। और दूसरी बिल्कुल। चीज, ये जब भी बदलता है ना, तो एक नहीं हाँ बदलता, साथ में दोनों बदलते हैं, अगर एक मोटर की बिल्कुल बात करें तो। बिल्कुल तो ये 2-3 पॉइंट थी तो मैं बता दिया। बिल्कुल। में एक्चुअल में स्केप जो, का ये है, इत्तेफाक भाई, स्केप का ऐसा है कि ये इम्पोर्टेड बेरिंग देता है पहले, और इसमें 3 टाइप बिल्कुल का बेरिंग इसका रहता है। रोलर हाँ बेरिंग होता है, बॉल बेरिंग होता है इसका, और सिलेंडरिक बेरिंग होता है, जो बरोबर कि ये सिर्फ स्केप वाला ही बनाता है। लोकल में ये बरोबर, चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। एक्चुअल में लोकल के अंदर मिलती नहीं है, जो बाद में जो अपने यहाँ पर जो मिलता है वो रिसाइकल रहता है वो,
रिसाइकल को मतलब उसको वॉश और करके साफ करके। इसका शेल्फ लाइफ जो होता है ना, शेल्फ लाइफ भी हाँ, इसका बड़ा हुआ रहता है इसका। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छा रहता है उसका सेल्फ लाइफ तो। वैसा मतलब जो बड़ी गाड़ी जो रहती है ऑटोमोटिव के अंदर, तो जो बड़े ट्रक वगैरह जो रहते हैं इनको तो 5,000 10,000 जो किलोमीटर रहता है इनका, उसके ऊपर तो इनको चेंज करना पड़ता है। जैसे हम अगर टू व्हीलर का देखेंगे तो 2,000 के ऊपर चेंज करते हैं उसके अंदर ऑयल वगैरह। और वो जो अगर सस्पेंशन हो गया ये वगैरह खोल रहे हैं उसके अंदर, तो वो सब सारे जो पार्ट रहते हैं जहाँ पर बेरिंग लगता है वो तो चेंज होता है उसके अंदर, है ना। अभी ये जो अपन ने उस दिन इसके पहले जो क्रॉस करके जो कंपनी पढ़े अपनों ने, तो क्रॉस के अंदर जो बॉल आता है, जो उसकी जो डब्बी लगती है उसके ऊपर क्रॉस के ऊपर, क्योंकि क्रॉस तो सिर्फ एक क्रॉस बना रहा, पर उसके ऊपर एक बेरिंग भी आता है उसके ऊपर, जो ऊपर डब्बी लगता है उसको भी एस्केप इंडिया बनाता है। उसको उसका जो बॉल बनाता है उसका कवर बनाता है, वो एस्केप इंडिया बना के देता है उसको। तो वो सारे बहुत कंपनियां ऐसे रहते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर अपन इसका बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ, बैलेंस शीट के ऊपर अपन बात कर रहे थे शायद, है ना। तो बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखते हैं इसको, रिजर्व अच्छा तो बोरोइंग अच्छा खासा कम हुआ सर। रिजर्व बहुत अच्छा है, बोरोइंग तो है ही नहीं, मतलब खत्म हो गया डेट फ्री कंपनी, डेट फ्री कंपनी है। फिर इक्विटी कैपिटल आज 50 से अंदर है। तो एक अगर कोई कंपनी मल्टी बैगर बनते हैं तो मैंने अभी तक जो देखा है, वो जिसका इक्विटी कैपिटल छोटा रहता है वो कंपनी को मैंने बड़े बनते देखा है ना। तो एक इसके अंदर वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। वैसा तो ये बहुत जूना कंपनी है, लिस्टेड 2000 कितने कब लिस्ट हुआ था ये मार्केट के अंदर, 2008 8 में या 2008 7 में, में सर। 7-8 के अंदर लिस्ट हुआ था। जी जब से अभी तक इसने, गूगल करो, गूगल के ऊपर आ जाओ, वहां पर शेयर डालो, एस्केप इंडिया शेयर। सर लिस्टिंग डेट डालूं? नहीं नहीं, सिर्फ एस्केप इंडिया लिखो तुम, वहां पे सर्च कर लो इसको। हाँ, यहाँ पर ऑल मैक्सिमम करो, तो इसने अभी तक, हाँ, जब से अभी तक इसने 4,970% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। मतलब जब से ये लिस्ट हुआ है कंपनी मार्केट के अंदर, जब से इतना परसेंट चल चुका है, तो आगे भी चलेगा, क्योंकि आगे इसका जो पहले जो सेल था वो आज के सेल के अंदर, एस्केप इंडिया के स्क्रीनर के ऊपर आ जाओ, तो इसका जो पहला जो सेल था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाओ। 2013 वगैरह हाँ, इससे तो पहले का सेल। 2013 के अंदर 2200 करोड़ का सेल करती थी, आज वो 5,000 का सेल कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट अगर इसको देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम के अंदर है, 12 बढ़ते साल जा में रहा है, डबल हो कम गया। नहीं। जी जी, 12 साल में डबल, है ना। तो अब आने वाले टाइम के अंदर, अभी पहले लोग गाड़ी नहीं ज्यादा खरीदते थे, अब एक मिडिल क्लास भी बोलता है मेरे को गाड़ी खरीदना है, मेरे को बाइक खरीदना है, पहले नहीं था इतना ज्यादा, अब क्रेज बढ़ते जा रहा है। तो आगे चल के ये चीज की ये भी बढ़ेगी, आगे चल के इनका सेल भी बढ़ेगा। तो अगर ये हम जैसा 2030 तक ये डबल बोल रहा है, 32 तक डबल बोल रहा है ये कंपनी, कि 2032 तक हम 8,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते कि भाई 4,000 का है, तो डबल समझ के चलो कि भाई ये 8,000 बोल रहा है, तो ये 70 60 70% के इसके अंदर ग्रोथ कर जाएगा। ऐसा ऐसा भी पकड़ सकते हैं अपन इसको, है जी। ना। जी, तो आ जाओ अभी वापस नीचे बैलेंस शीट के ऊपर आ जाओ, वो बैलेंस शीट के ऊपर इन्वेंट्री देख लेते हैं और ड्यूरेबल देख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल उनका। तो अब अगर एक कंपनी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लेके बैठे, उनके पास में माल स्टॉक रहता है, तो इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल होता है जनरली कि वो जमा रहते हैं, बाकी लोगों के पास में जमा ही रहते हैं उनका पैसा वो। तो इसका जैसा अगर 6 महीने का नीचे वाला रिकॉर्ड देखेंगे अपन,
रिसीवेबल अंडर 6 मंथ, तो वो 735 करोड़ के आसपास में थे, और 6 मंथ के अंदर वाला जो है 140 करोड़ का है। मतलब इतना कुछ ज्यादा है नहीं है, अभी अभी बढ़ा है ये भी, मतलब वो लोग दूसरे काम में लगे होंगे इसके लिए बढ़ा है, तो कोई इतनी कोई ये नहीं है। प्लस कैश इक्विवेलेंट अच्छा है, 700 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है ना। कैश फ्लो के ऊपर आ जाओ। तो कैश फ्लो के ऊपर, हाँ, तो कैश फ्लो है कंपनी के पास में 203 करोड़ का कैश फ्लो चल रहा है। पहले ज़्यादा था, अभी कम हुआ है, वो भी कोई ये नहीं। और नीचे चलो, अब उसके दोनों सेगमेंट से कितना कितना पैसा आता है इसको, ये निकाले आपने? ऑटो सेक्टर से उसको कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और वो बढ़ते क्रम में के डाउन इसके अंदर है। तो एक काम करता हूँ, आपका स्लाइड स्लाइड पूरा हो गया आपका इजहार भाई? आपकी स्लाइड पूरी हो गई क्या? नहीं सर, वो नहीं जी। हाँ, हाँ सर, लास्ट मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट सर। ओके, ठीक है, तो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन थोड़ा बहुत शेयर। समझ बस वही था। हाँ जी जी, सर। जी, हाँ सर, हो गया। ओके, जी जी सर। जी। आपका कंप्लीट हो गया ना, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता, अपन उसके ऊपर थोड़ा सा उसके कौन से सेगमेंट से क्या पैसा आ रहा है वो देख लेते हैं अपन इसके अंदर, है ना, जी जी सर। कि उसको इंडस्ट्री से कितना पैसा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो, और इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सर रेवेन्यू तो निकाला था, प्रॉफिट नहीं निकाला। जी, शेयरिंग आपका स्टॉक कहाँ स्क्रीन से बंद होती है? आपका स्क्रीन बंद कर लो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो स्टॉक कहाँ से होती है सर? ऑप्शन नहीं दिखा। पहली बार। स्टॉप क्या, वहां पर देखो ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो स्टॉप आएगा वहां पर, किस जो पर सर, इस लाल पे? बटन है। हाँ, हाँ ना, लाल बटन। हाँ, देखो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसके फाइनेंशियल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर उसका क्यों नहीं बता रहा? सर TIM है। हाँ, IM। TIM। के। तो इसने इसके जो दो सेगमेंट है, एक से
लगभग सिमिलर ही आ रहा है उसका, ऑटोमोटिव ऑथोराइजेशन, और ये इसके ऊपर नहीं दे रहा है वो। ठीक है, छोड़ो इनको। तो हम यहाँ पर अगर इसको देखते हैं अभी, इसके रेशो के अंदर अगर आएंगे हम, तो यहाँ पर जैसा इसका 23 का आरओसी था, और मैं आरओसी को हमेशा देखता हूँ, क्योंकि अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही, 100 रुपये में से वो घर पे कितना लेके जा रही, तो ये 29 रुपये लेके जा अपने, हाँ 29% लेके जा रही है उसके अंदर से। तो इसका ये ऊपर भी गया था, तो अभी स्टेबल है, 2024 से स्टेबल है, मतलब उसके अंदर कोई भी गिरावट आई नहीं, तो एक अच्छा है। दूसरा, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो इसके हिसाब से महंगा है, पर हम अगर हमारे फेयर वैल्यू के हिसाब से देखते तो पांचवा फेयर वैल्यू इसका 7,800 तक जाएगा। और अभी डी मर्जर होने वाला है, 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी, तो 15 तारीख को जिसने बाय कर लेगा इसको, वो स्टॉक उसके पास में अकाउंट में आ जाएगी 14 तारीख के पहले, है ना। डी मर्जर के बाद में फिर उसके थोड़ा सा ये रुक जाता है ट्रेडिंग वगैरह उसमें, है ना। तो वो हिसाब से अभी, और जो प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह जो है माइनस के अंदर है। अब हम अगर इसको पी रेशो के हिसाब से देखेंगे, तो सेंट्रलाइज पी के ऊपर खड़ा है, मतलब 5 साल के इसके अंदर अगर देखेंगे एवरेज पी, तो स्टॉक एवरेज पी के ऊपर ही है अभी यहाँ पर, है ना, लगभग वही पे। तो यहाँ पर से बस एवरेज पी से बाहर निकल रहा था स्टॉक। अगर हम सिर्फ प्राइस को देखेंगे यहाँ पर, तो 200 मूविंग एवरेज के पास में खड़ा है प्राइस। अगर साल भर का देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के पास में चल रहा है, मतलब उसने 200 मूविंग एवरेज को अभी तक छोड़ा नहीं है। प्लस दूसरा, ईवी बाय एबिटा के हिसाब से देखेंगे तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है ईवी बाय एबिटा के हिसाब से, और 1 साल के अंदर थोड़ा सा महंगा है। और 5 साल के हिसाब से देखेंगे तो अंडर वैल्यूड दिख रहा है ईवी बाय एबिटा के हिसाब से, मतलब उसके जो एवरेज एवरेज प्राइस जो रहता है उसके नीचे ही यहाँ पर। और 1 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकल गया, पीच छोड़ दिया उसने। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेल, तो इसके अंदर भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस सेल बढ़ा हुआ चाहिए, तो हमारा जब ग्रोथ आएगा 5 के ऊपर चलेगा ग्रोथ, तो अच्छा रहेगा इसके अंदर। तो ये एक अच्छा है। इसके अंदर अगर हम पीवी रेशो के हिसाब से इसको दे रहा नहीं, यहाँ पर पीवी रेशो, यहाँ पर पीवी रेशो के हिसाब से देखेंगे तो बहुत महंगा स्टॉक है। फेस वैल्यू 10 का है, तो ये अच्छा है। डेट इक्विटी, डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ कंपनी के ऊपर 6 करोड़ रुपए का कर्जा है। 24,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी 5,000 करोड़ का सेल करती है। अगर इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो 23,000 करोड़ आ रहा है, इससे थोड़ा सा महंगा है। तो जब तक हमारे को सही वैल्यूएशन के ऊपर नहीं मिलेंगे तो हम जाएंगे नहीं स्टॉक के अंदर। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं, इसके इंडिया को चार्ट के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है हमारे को, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी अच्छा है। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर जब भी इसके ऊपर चलने लगे तो अच्छा है यहाँ पर स्टॉक। पर अभी ये डी मर्जर हो रहा है, जो इसकी मर्जर की डेट 15 तारीख है ना, डी मर्जर हो रहा है 15 तारीख है। तो अगर इसको अगर हमारे को बाय करना है, तो हम अगर खरीदेंगे 14 तारीख से पहले, 13-14 को खरीदेंगे, तो हम इसके मर्जर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, मतलब जो भी इसके अंदर आर्बिट्राज आता है ना, आर्बिट्राज यानी कि जब दोनों कंपनी लिस्ट होंगी, तो इसके अंदर जो ज्यादा पैसा बना रही है वो कंपनी जोर से भागने लगेंगी इसके अंदर। और एक कंपनी जैसा एस्केप ऑटो रहेगा, और एस्केप क्या नाम उसका, एस्केप इंडस्ट्री, ऐसा कुछ तो भी रहेगा उसका नाम, जो भी उसके नाम आएंगे, तो वो नाम के अंदर जब भी चेंज होगा नाम यहाँ पर, तो नाम के अंदर चेंज होने के टाइम के ऊपर क्या होगा, जो कंपनी ज्यादा पैसा बना रही, ज्यादा प्रॉफिट कर रही, मतलब अभी दो है, दो को जब अलग अलग करेंगे, अब साथ में, तो एक नुकसान के अंदर भी चल रही, तो एक कंपनी उसको संभाल ले रही थी अभी तक। जैसा अगर इंडस्ट्री खराब परफॉर्म कर रहा था, इंडस्ट्री वाला उसका सेक्टर,
और उसका ऑटो वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वो जो इंडस्ट्री खराब कर रहा था उसको भी लेके चल रहा था ये ऑटो वाला। पर अगर वो दोनों को अलग अलग कर देते तो ऑटो ऑटो अगर ज्यादा पैसा बना रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, तो ऑटो का स्टॉक भाग जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। या इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है तो इंडस्ट्री को रॉकेट बन जाएगा, इंडस्ट्री वाला। तो वो देखने का रहता अपने को। इसके जब जिस दिन मर्जर हो जाएगा और नवंबर के अंदर जब अनाउंसमेंट डेट इसका वो आने के बाद में उसको अपने को समझ में आएगा कि भाई हो गया इसका ये, है ना। तो जब भी लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद में जैसा अभी टाटा मोटर्स का लिस्ट है 14 तारीख का, है ना, 14 तारीख उसका लास्ट डेट है। तो 14 तारीख के पहले पहले क्या होगा कि उसके अंदर सेगमेंट जो अच्छा प्रॉफिट कर रहा है वो वाला स्टॉक उसका भाग जाएगा, और जो अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रहा है, जैसा ऑटो सेक्टर के अंदर का, जैसा एस्केप ऑटो जो रहेगा वो अगर 30-40% के मार्जिन बना रहा है, और इंडस्ट्री वाला 15% 20% के मार्जिन बना रहा है, तो कौन सा भागेगा? जिसके ज्यादा है, जिसकी मार्जिन ज्यादा है वो भागेगा, है ना। तो वो जब हम लिस्ट होगा वो टाइम को उसके ऊपर और एक हाथ बार डिस्कस कर लेंगे, एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। किसी का, तुम में से किसी का सवाल होगा तो पूछो, फिर नहीं तो बंद करते, फिर इसको रिकॉर्डिंग रोकता हूँ फिर मैं। तो इजहार भाई ने अच्छी मेहनत की है इसके ऊपर, और अच्छा उन्होंने ये किया, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन अच्छा था उनका, और पहला प्रेजेंटेशन था, इसके लिए थोड़ा बहुत 19-20 चलते रहता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं फिर? चलो, अस्सलाम वालेकुम।